नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन्स वॉइस शो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। सिटीजन्स वॉइस शो जनता की आवाज़, आपकी आवाज़, आवाम की आवाज़, जनता तक पहुंचना ज़रूरी है। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। मुंबई में 29 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, उन्होंने मैरीटाइम वीक की स्थापना की। उन्होंने कहा मैरीटाइम वीक है, ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम था। उसके बाद उन्होंने ईयर 2026 को एशियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉर्पोरेशन घोषित किया। उसमें डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, सेकेंड एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम एनवायरनमेंट का आगाज किया। इसमें नेशनल फिशरमैन्स वर्कर्स, मोस्ट कॉमनली रेफर टू एज नेशनल फिशरमैन्स फोरम, एक फेडरेशन है इंडिया की जो स्मॉल स्केल और ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स को कनेक्ट करती है। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्मॉल स्केल फिश वर्कर्स और गवर्नमेंट स्कीम जाने की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है फिशरमैन्स को। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल फिशरमैन वर्कर फोरम है, जिसमें एनएफएफ आता है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग फेडरेशन ऑफ यूनियंस फॉर स्मॉल एंड ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स, जो प्रोटेक्ट करती है राइट्स और लाइवलीहुड को छोटे मछुआरों के लिए, फॉरेन ट्रॉलर्स के अगेंस्ट जो लोग उनका नुकसान होता है, उसकी सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस के लिए उनको कार्यरत है। आज हमारे साथ दो महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं। रामकृष्ण टंडेल जी, प्रेसिडेंट एनएफएफ, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और एमजे विजयन साहब, डायरेक्टर पीएआरसीआई। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। और जो विजयन साहब हैं, उनके बारे में बता दूं कि पार्टिसिपेटरी एक्टिव रिसर्च ऑफ इंडिया, जिसमें एनजीओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कम्युनिटीज, पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, चाहे वो पैंडेमिक का टाइम हो, उससे पहले फिशरमैन्स के कॉजेस के लिए भी वो जुड़े हुए हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं, दिल्ली से भी और कोस्टल स्टेट से भी। और रामकृष्ण जी जैसे कि आपके गुजरात से लेके केरल, तमिलनाडु और दमन दीव, केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे कि पौंडीचेरी, अंडमान, आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, 7,500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन पे कितने मछुआरे होंगे, कितने परिवार होंगे, आप देख सकते हैं। और बहुत सारी चीजों पर काम करते हैं आप। एनएफएफ के जो है कार्यवाहक, आप होल एंड सोल इंचार्ज भी हैं। मैं आपके पास पहले आता हूं। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक बड़े फैनफेयर के साथ लॉन्च की गई थी। कहा जा रहा था कि ये मछुआरों को फिशिंग, इंश्योरेंस और छोटे मछुआरों की जो खरीद है मछली की, उसको भी सेंट्रलाइज करेगी। इसमें वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, हाउसिंग, कम्युनिटी हॉल्स, बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की गई। और ये कहा गया कि ये ब्लू इकोनॉमी जो है वो भारत की 4% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है और ये एक्सपोर्ट में भी सहायक होगी। आंध्रा में किस तरीके से टैरिफ के चलते बहुत नुकसान हुआ फिशरमैन्स का, वहाँ जो आपका जो प्रॉन कल्टीवेटर्स थे उनका बहुत नुकसान हुआ। पर ओवरऑल मत्स्य संपदा योजना को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से बहुत सारी स्टेटमेंट लाल किले से और देते आ रहे हैं। वो फिशरीज की बात करते हैं, एक्वाकल्चर की बात करते हैं, कोस्टल टूरिज्म की बात करते हैं, मरीन बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऑफशोर एनर्जी और शिपिंग की बात करते हैं। ऐसा 2025, अगर इस साल का मैं आंकड़ा दूं तो 4% ऑफ इंडिया जीडीपी यानी कि 150 से 200 बिलियन एनुअली जो है वो 28 मिलियन लाइवलीहुड यानी कि 2 करोड़ 80 लाख लोगों को एक तरीके से लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है कोस्टल स्टेट्स में। आपको क्या लगता है जो ये सी फूड एक्सपोर्ट है, जो कि वैल्यू है उसकी 63,959 करोड़ रुपए, 23-24 का मेरे पास आंकड़ा है, 24-25 का नहीं है। गवर्नमेंट ने 2025 में नीति आयोग के तहत एक विजन आउटलाइन ड्रॉ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल एक्सपैंड टू 100 बिलियन बाय 2030। इसमें जो छोटे फिशरीज, छोटे मछुआरे हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? क्या ये बड़े ट्रॉलर्स या बड़ी कंपनियां, मेरे ख्याल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 अपने बड़े ट्रॉलर्स भी चला दिए हैं वहां पर कुछ कोस्टल एरियाज में। उस पर प्रकाश डालिए और बताइए कि छोटे मछुआरों के इंटरेस्ट क्या प्रोटेक्टेड है इस मत्स्य संपदा योजना में, या कुछ और हो रहा है यहाँ पर? रामकिशन जी। सर, ये जो अभी मत्स्य संपदा योजना जो लाई है, 1 हम्म। करोड़ 20 लाख का वो प्रोजेक्ट है। लेकिन ये बड़े पैमाने में जो आई है, उसमें ये प्रॉब्लम जो ट्रेडिशनल फिशरमैन उनको हो रहा है। जो उनको जो दिया हुआ है, ये इनमें 12 नौटिकल बाद वो फिशिंग करने का, वो नहीं करते वो, और अंदर आके करते हैं। दूसरा कि उन्होंने वही बोट से पर्सनेट जैसा जो नेट है, वो डालते हैं, उससे बहुत सारा फिश कैच होता है, छोटा-छोटा, उससे प्रजनन का प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरा उन्होंने वही बोर्ड पे है ना एलईडी लाइट का जो चालू किया है, एलईडी लाइट का,
उससे बहुत खतरनाक सब हो रहा है और फिशिंग के लिए सब प्रॉब्लम हो रहा है और जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और जो एनफोर्समेंट करके जो होना चाहिए जो उन्होंने 12 नॉटिकल के बाद उन्होंने फिशिंग होना चाहिए, वो नहीं होता है, वो अंदर आके करते हैं और उसके हिसाब से जो छोटा फिशरमैन है, मच्छीमार है, उनको तकलीफ हो रहा है। हमने बहुत बार कंप्लेंट किया है कि ये बड़ा बोट से आया है, उसके जो फिशिंग जो होता है मतलब विध्वंसक फिशिंग बोले वो तो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग जो कर रहे हैं वो, बड़े पैमाने से, उसमें जो उसका जो न ने नेट का मेश साइज़ होता है, वो भी बहुत कम होता है, छोटा होता है। छोटा फिश वो फेंक देते हैं और बड़ा फिश लेके आते हैं। उससे जो फिश का प्रजनन होने का वो उधर रुक जाता है। इसीलिए वो जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि फिश कम मिल रहा है, उसका कारण वो है। हमने बहुत बार कंप्लेंट करके भी गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। 12 नॉटिक वो भी ऐसा भी है कि 12 नॉटिकल जो है 12 नॉटिकल है, उसके तक खाली जो स्टेट का बाउंड्री है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। इसके लिए कोई भी जो सागरी तटदल है तटरक्षक दल, उसमें कोई ध्यान देते नहीं है। हम बहुत बार कंप्लेंट किया उसको। जी, 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 जी। विजयन साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? आपका आवाज आ रहा है लेकिन रामकृष्ण जी का आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, कोई बात अच्छा, नहीं, अच्छा, वी कैन अच्छा, टॉक एंड देन यू कैन लॉग इन अगेन। मैं अभी आपसे सवाल ले लेता हूँ, उसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20,050 करोड़ रुपए, मतलब 20,000 से ऊपर करोड़, हजार करोड़ रुपए खर्चा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनाइजेशन, एक्सपोर्ट्स। एक कोविड-19 में प्रधानमंत्री मोदी की टीम ने, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, 1.25 लाख करोड़ रुपए का एग्री बजट लेके आए थे। अनियन, टोमेटो, टॉप प्राइस, मंडियों को उठाना, ई-नैम में सबको कनेक्ट करना, बहुत सारे सपने दिखाए थे। 2020-21 में जब हम लोग लॉकडाउन में बैठे थे, डेली 3 बजे एक कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती थी। सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज बैठ जाते थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, ये वो। वो 1.25 लाख करोड़ रुपए का तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, पर किसान दिल्ली पे ज़रूर आ गए। चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि 3 कृषि बिल ले आए गए। 3 कृषि बिल में उन्होंने कह दिया कि जी कॉर्पोरेट फार्मिंग, मंडी के बाहर बेचने का कानून हटा दिया उन्होंने कि मंडी कानून हटा दीजिए, जिसको जो खरीदना है खरीदे, जो बेचना है बेचे। कॉर्पोरेट फार्मिंग सबको कंसोलिडेट करने की बात कर दी। अब ये मत्स्य संपदा योजना जो है, एक तरीके से ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बड़ी अच्छी लगती हैं ये बातें सुननी। यूएन का ग्लोबल सस्टेनेबल गोल, उधर ट्रंप ने कह दिया हम तो मानते ही नहीं, क्या है सस्टेनेबल गोल, नाम पेरिस क्लाइमेट चेंज को मानते हैं। तो एक तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने, जो भी गोल सेट किए गए पिछले 14 साल में, वो सब धाराशाही हो गया आज की डेट में। अब सब जो है वो ब्लू इकोनॉमी के नाम पे एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। बड़े ट्रॉलर्स लाओ, बड़े नेट्स लाओ, छोटे मछुआरों का नेट का साइज बड़ा कर दो, वो मछली कैच नहीं कर पाएंगे, इवेंचुअली वो हट जाएंगे, उनको पानी में जाने की इजाजत नहीं है। पोर्ट्स भी आप बना के जेएनपीटी पोर्ट पे 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके आप अदानी को दे दीजिए। विंझिकम में, केरला में जिस तरीके से, विशाखापट्टनम में, आपने सब देखा। मैं आपसे सीधे-सीधे समझना चाहता हूं, क्या ये छोटे मछुआरों को खत्म करने का प्रोग्राम है? ये ब्लू इकोनॉमी के तहत ये सरकार कर क्या रही है और बता क्या रही है? जी। आतमजीत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में बुलाने के लिए और हमें एक मौका देने के लिए। बहुत आभारी है, क्योंकि छोटे मछुआरों का मुद्दों के पर्सपेक्टिव से जब समझने की कोशिश करता है, ये नज़रिया समझने की कोशिश करता है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत लोग एक्चुअली भाग जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन के बिना काम नहीं चलेगा। और ये सोच कहाँ से आ रहा है, जिस बात को आपने छेड़ा है बहुत अच्छे ढंग से, ये इसको दोहराते हुए मैं शुरू करूँगा, क्योंकि मछुआरे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, फार्मर्स नहीं है। वो मछुआरे जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो वो ओरिजिनल हंटर्स गैदरर्स जिसको बोलता है, जो हंटिंग का काम करता है या फिर शिकार का काम करता है, वो समुद्र में शिकार का काम करता है। हम लोग वहाँ पे कुछ पैदा करके उसको बड़ा करके, वहाँ पे केमिकल्स डाल के उसको बड़ा करके पैदा करके ऐसे नहीं हार्वेस्ट नहीं करते हम लोग। तो हम लोग का फर्क ये है कि छोटे मछुआरों का खास करके, और इसलिए स्मॉल स्केल फिशिंग को हम लोग अपने भाषा में परंपरागत मछुआगरी बोलते हैं। परंपरागत मतलब है कि वो स्मॉल स्केल तो यूएन का एफएओ का टर्मिनोलॉजी है, स्मॉल स्केल और बिग स्केल का मामला नहीं है। ये है कि परंपरागत तरीके में
प्रकृति से चीजें कलेक्ट करके उसको दूसरे इंसानों को देते हुए हमारा भी आजीविका चलाना और उसके चलते दुनिया को सस्टेनेबल तरीके से चलाना, ये मुख्य उद्देश्य है इसका, कि इसलिए हजारों सालों तक ये चला आया है और ये हजारों सालों तक चलेगा भी। लेकिन इसमें जो कोशिशें अभी किया जा रहा है, जिसका नाम आपने बहुत सही ढंग पे लिया, दुनिया भर में देखा जाए तो ब्लू इकोनॉमी के नाम पे जाना जाता है, मतलब नील नील वित्त क्रांति। व्यवस्था के नाम पे जाना जाता है, लेकिन भारत में आके उसको बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी नाम दे दिया, नील क्रांति का ही नाम दे दिया है। प्रधानमंत्री जी ने तो उसको नील क्रांति का नाम दे दिया है। लेकिन इसके पीछे जो दिक्कत ये है कि नील क्रांति का समझ कहीं पे भी, ये जो मछुआरे जो छोटे स्तर पे मच्छी पकड़ के दुनिया को प्लेटों में मच्छी प्रोटीन पहुंचाना, वो एक तरफ करते हैं, दूसरे तरफ अपना सस्टेनेबल तरीके से बिना किसी को डिस्टर्ब करते हुए, बिना कोई भी अर्थव्यवस्था में या फिर इकोलॉजी में, पर्यावरण में कोई दिक्कत आते हुए वो अपना मच्छी पकड़ने का काम सैकड़ों सालों से करके आ रहा है। और भारत में देख लीजिएगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि इसका एक स्वीकार्यता उस तरीके से नहीं आया है जितना शेड्यूल ट्राइब का आया हुआ है, लेकिन ये मतलब सोशियोलॉजी में माना जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में माना जाता है कि इंडिजिनस कम्युनिटीज, जो कोस्ट में जीने वाले इंडिजिनस कम्युनिटीज है, वो ओशन पीपल है, या फिर नदी के किनारे या लेक के किनारे रहने वाले जो मछुआरे लोग हैं, वो भी ट्रेडिशनल काम करने वाले मछुआरे हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जो बात किया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो बात किया है, ये तमाम योजनाएं और अभी जो नीति आयोग की तरफ से डीप सी फिशिंग का जो आह्वान आया हुआ है, इसका प्रॉब्लम वहां शुरू होता है क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए मतलब ये जो बाबूगिरी के चलते हुए ये जो चलाने वाले लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स जो है, उनका समझ पूरे तरीके से एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, खेती का, कृषि का अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो उनका दिमाग में आपको सीड डालना है जमीन में, उसमें फर्टिलाइजर देना है, उसके ऊपर आप केमिकल प्रयोग करेंगे तो वो बड़ा होके आप उसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन फिशिंग, ट्रेडिशनल फिशरीज या जिसको कैच फिशरीज बोलते हैं, कैप्चर फिशरीज बोलते हैं अफ्रीका में, कैच फिशरीज वैसा नहीं है। जैसे हमने बोला, वो एक हंटिंग एक्टिविटी है, वो समुद्र या प्रकृति आपको जो देता है उससे आप लेता है, आप उसको मतलब बड़ा करके या पैदा करके या कृषि करके नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन क्योंकि इनका दिमाग एग्रीकल्चरल तरफ से आता है, आप देख लीजिए ना, नीति आयोग के 5 ब्राह्मण लोग बैठ के नीति जब तैयार करते हैं मछुआरों के लिए, मैं माफ कीजिएगा, मैं जाति का नाम लेते हुए बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि मछुआरों का नीतियां मछुआरों से बिना बात करके अगर बनाएंगे तो कोई भी मछुआरे का हित में नहीं हो सकता है। और एक बहुत आम जानकारी है, वो अफसोस है कि सरकार के पास ये जानकारी नहीं है कि जिन लोगों की बात आप कर रहा है, जिन लोगों का आप क्लेम कर रहा है कि आप उनके लिए नीतियां बना रहा है, उन लोगों को अगर उसी टेबल में रख के उनका परंपरागत एक समझ को, एक ज्ञान को देश का हित के लिए अगर नहीं उपकार करेंगे, तो फिर उसका उपयोग अगर नहीं होगा तो फिर तो वही नीतियां बनेंगे जैसे ये लोग अभी बना रहा है। अभी जो आपने नाम लेते हुए बात किया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नीचे क्लेम ये है कि ये भारत का ट्रेडिशनल मछुआरों के लिए बना हुआ स्कीम है। मत्स्य संपदा योजना इसका नाम जरूर है, मछुआरों का हित के लिए बना हुआ स्कीम है। पिछले साल मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर में बोला कि इसमें हम बहुत खुश है कि 50% शेड्यूल कास्ट माने दलित कम्युनिटी के, दलित समाज के लोग इसका फायदा उठा पाए, इसमें वो बहुत गर्व महसूस करते हैं। भारत का ट्रेडिशनल मछुआरों में 50% दलित कम्युनिटी के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के नहीं है। तो फिर ये कौन कम्युनिटीज को आप मछुआरी का काम में जोड़ रहा है, या किसके नाम पे ये स्कीम्स आपका जा रहा है लेकिन ये कहीं पहुंच नहीं रहा है, ये देखने लायक है। छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरीज में माना जाता है, जबकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जब बना था, ये कोस्टल स्टेट्स को पहले मुख्यता रखते हुए बनाया था। और आज के तारीख में कोस्टल स्टेट्स में इसका प्रोमिनेंस है ही नहीं, कोस्टल स्टेट्स में इसका खर्चा भी नहीं होता है, क्योंकि ये 10,000 रुपया, 15,000 रुपया का मामला नहीं है, क्योंकि कोस्टल मछुआरे, मराइन फिशरीज जो है आपका, वहां तो आपका एक बोट अगर समुद्र में जाना है 10-10 दिन के लिए फिशिंग के लिए अगर जाना है, वहां तो आपको डीजल सब्सिडी से लेके तमाम मुद्दे होते हैं वहां पे, और वहां पे लोगों को ये मेहनत लगता है कि मतलब रामकृष्ण जी खुद बैठे हुए, वो खुद मछुआरे हैं,
वो टांडेल है, अपना नाम से भी वो टांडेल है, इसका मतलब है कि मतलब फिशिंग बोट का कैप्टन है उनका समाज, और वो उस परिवार से आता है, और वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि भैया इसमें आपका ये 10,000 रुपए 15,000 रुपए का मामला नहीं है कैप्चर फिशरीज का। वहाँ पे डीजल से लेके वर्कर्स का एडवांस लेबर से लेके तमाम चीजें देना पड़ता है। तो ये उस कम्युनिटी के लिए है नहीं, ये किन के लिए है? ये उस समझ से आता है कि हमें एग्रीकल्चर जैसे एक्वा कल्चर को बनाना है। एक्वा कल्चर, इंडस्ट्रियल एक्वा कल्चर खास करके आप देखिए, औद्योगिक पानी में जो खेती करते हैं, ये भारत जैसे देशों का पूरा इकोलॉजिक व्यवस्था को तोड़ के रख देंगे। हम अभी अफ्रीका का पूरा स्टडी करके आए हैं, एक सी लेवल राइसिंग को और इंडस्ट्रियल एक्वाकल्चर को लेके एक बहुत बड़ा स्टडी निकल रहा है, और इसमें ये बहुत साफ है कि क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन आपको देना पड़ता है, आप अगर ये जो पोल्ट्री का उन्होंने जो पहले ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, ग्रीन रेवोल्यूशन का आप भी समझ रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कत हुआ और जमीन कैसे जहरीला हो गया है। इसके लिए हमारे पास अभी कोई और सबूत का जरूरत नहीं है। हमारा ही स्थिति ऐसा है कि हमारा जो सबसे ज्यादा जमीन उपलब्ध था राइस कल्टीवेशन के लिए, वो आज के तारीख में जहरीला हो चुका है, और वहां पे आपका नॉर्मल मल्टी क्रॉप कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा आज के तारीख में, क्योंकि इतना इंटेंसिव मोंसांटो, कारगिल जैसे कंपनियों का और आज के तारीख में अदानी का कंपनियों का बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स इसमें इस्तेमाल होता है, और बहुत ज्यादा जहरीला पेस्टिसाइड्स इसमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यही हालत पोल्ट्री में हुआ, जो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ये सब हुआ, और आज जाके आप ब्लू रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। आज हम लोग दोबारा सोचते हैं, हमारे बच्चों को पोल्ट्री का चिकन देने से पहले हम सोचते हैं, और हम सब जान रहे हैं इस चीज को कि ये पोल्ट्री से आने वाला चिकन जो है, इसमें हार्मोन भरा हुआ है, इसमें एंटीबायोटिक्स भरा हुआ है, इससे कैंसर हो जाता है। KFC जैसे कंपनियों में जाके खाने के लिए मध्यम वर्गीय माता पिता अपने बच्चों को जिद करते हैं आजकल। हम इसी हालत को मछुआरे में लाने की बात कर रहा है जब एक्वाकल्चर की बात कर रहा है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ नहीं है कि आप एक बड़े तबके का छोटे मछुआरों को छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए, उनको निचोड़ते हुए, उनका कैच फिशरीज को खत्म करते हुए आप एक्वाकल्चर को इतना प्रथम स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम साइड में रखते हैं। आप इससे क्या पैदा करने की कोशिश कर रहा है? आप इससे जहरीला मच्छी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक चिकन को अगर लेके हार्मोन इंजेक्शन देता है, वो सिर्फ वो चिकन के बॉडी में जाता है, वो खाने वाले को अंदर जरूर जाएगा, लेकिन मच्छी को एक एक को पकड़ के आप इंजेक्शन नहीं दे सकते। आप उतना किलो, उतना क्विंटल जहरीला पेस्टिसाइड्स आप पानी में डाल रहा है, जो मच्छी उसको खाएगा। उसके चलते 180 से 220 दिन में बड़े होने वाले मच्छियां 30 दिन में बड़े हो जाते हैं, ताकि आप उसको पकड़ के एक्वाकल्चर मार्केट में ला सकते हैं। इतना ना ही डिमांड है, एक्वाकल्चर का डिमांड का मार्केट पूरा फ्रॉड तरीके से बना हुआ है, इतना ना ही डिमांड है, इतना कुछ। तो PMMSY फिर किसके फायदा कर रहा है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आज के तारीख में किसका फायदा कर रहा है? बिल्कुल लोकल जमींदारों से लेके जो मध्यम और बड़े तबके के लोग हैं, वही लोग बेनामी नाम पे, दलित लोगों के, SC कम्युनिटी के नाम पे ये पैसा हड़प रहा है। ये सच्चाई है। आप कोई भी मध्य प्रदेश में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, ये असलियत है। दूसरा असलियत यह है कि जहाँ पे चावल का खेती बहुत जबरदस्त होता था, रायपुर से महासमुंद के इलाके में आप जाइएगा, वहाँ पे जब चावल का खेती बहुत ज्यादा था, आज की तारीख में आपको सिर्फ पानी दिखेगा, और ये पानी आर्टिफिशियली ला रहा है वहाँ पे। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, पानी आर्टिफिशियली लाया जाता है इन पॉन्ड्स के लिए, और वहाँ पे सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का बिक्री आज की तारीख में हो रहा है, और इसका पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्टर आज अदानी बन चुका है, ताकि ये जो पूरा एक्वाकल्चर का गेम जो है, ये पूरे तरीके से कंपनियों का और कॉर्पोरेटों का फायदा करेगा। तो इसमें जब इसमें आपने विजन साहब इसमें थोड़ा विजन साहब इसको रिकैप कर लेते हैं। राज्य से आया हुआ एक प्रधानमंत्री है हमारे पास, तो ये सवाल तो जरूर उठना चाहिए। तो आपका बिल्कुल कम से कम कुछ तो समझ, कुछ तो आपका एक लॉयल्टी होना चाहिए मछुआरों के प्रति, क्योंकि गुजरात में बीजेपी को इलेक्ट करने के लिए बार बार ये मछुआरा समाज बहुत मदद किया। कम से कम आपका इलेक्टरल लॉयल्टी तो होना चाहिए उस कम्युनिटी के साथ, लेकिन आज की तारीख में उनके बारे में सोचा नहीं जाता है। बहुत धन्यवाद जी।
इसमें 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने उठाए, वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं दोबारा रिविजिट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक आपने कहा फंडिंग। अब फंडिंग की बात करें तो 27 अक्टूबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर अमित शाह साहब ने 2 डीप सी वेसल्स मुंबई मास्डॉक डॉक अंडर पीएमएमएसवाई, यही मत्स्य संपदा योजना में 200 ट्रॉलर्स ओवर 5 इयर्स फॉर कोऑपरेटिव्स इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका लॉन्च किए। कोऑपरेटिव्स के लिए ये 5 साल का अनुबंध जो है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में। ईच वेसल कैन ऑपरेट 25 days at sea, catch 20 tons of fish and is owned operated by fisher cooperatives, not private firms, for direct profit sharing to household. बट आने वाले समय में वो कॉपरेटिव्स कब कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो कॉपरेटिव्स बनाए गए हैं उनको 5 साल के अनुबंध में 5 साल के अनुबंध में ये दे दिया गया है। अब ये फिश प्रोडक्शन को 45% पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स में बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, नहीं करते हैं, एनहांस एक्सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, पर ये जरूर है कि जब ये ट्रॉलर्स चलेंगे तो एंड ऑफ द डे ये कोऑपरेटिव्स के थ्रू जो 15-15 लाख रुपए एक कोऑपरेटिव को दिया जा रहा है, अभी गांव में 2 कोऑपरेटिव हैं तो 15-15 लाख रुपए 2 कोऑपरेटिव्स को दिया जाता है। पंजाब में जो एफपीओज हैं उसमें ईच मेंबर को 2000 रुपए जमा कराने होते हैं, वो भी सरकार दे रही है, क्यों चाहती है एफपीओज बने और बाद में वो एफपीओज और कोऑपरेटिव जो हैं वो सरकार टेक ओवर कर ले। दूसरी बात आपने की सस्टेनेबिलिटी की, कि जहां पे आपको चावल नहीं उगाना है वहां आप फर्टिलाइजर एनपीके खाद डाल डाल के उसी जमीन को जो है वो बेउपजाऊ कर रहे हैं कि ताकि आगे उपज हो ही ना उसमें, क्योंकि जहां पानी खड़ा होता है वहां पर राइस उगाना सही रहता है। पंजाब और राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ यूपी आर नॉट द स्टेट्स जहां पे आप चावल उगाएं। तीसरी बात आपने रीजनल इम्बैलेंसेस की, ये तो सेंट्रल पॉलिसी फेलियर है कि जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं वो आप क्रिएट कर दीजिए। एक स्टेट मतलब यू कैन नॉट ब्रश एवरीथिंग विद वन स्ट्रोक। तो उस्मान गनी साहब भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उस्मान गनी भाई आपका। मैं रामकिशन जी आपके पास इसी सवाल को लेके आता हूं। ये जो आपने देखा जी, ये जो आपने देखा कि बड़े बड़े मसगांव में आपने जेएनपीटी पे सरकार ने इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पोर्ट बनाया, आवाज नहीं क्लियर आ उसका रहा है। उसका जी, उसका डीरेजिंग करके उन्होंने कहा कि वहां पर बड़े शिप ट्रॉलर्स खड़े होंगे। आपने छोटे मछुआरों को अनुबंधित कर दिया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, आपको इतना एरिया अलाउड है, इससे ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते। बड़े ट्रॉलर्स को आपने फ्री फिशिंग के लिए आपने अलाउ कर दिया। तो मेरा सवाल सीधे सीधे आपसे ये है कि ग्रोथ जो इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रही है, जो सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रोथ जो हो रही है क्या ये कॉर्पोरेट्स के लिए हो रही है? ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेट्स के लिए खड़ा किया जा रहा है और छोटे मछुआरों के नाम पे, जैसे विजयन साहब ने कहा कि माइनॉरिटीज और जो पिछड़े समाज के लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, उनके शोषण की वजह से, पिछड़े समाज की वजह से लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए ये उस प्रोजेक्ट में घुसते हैं, बड़े ट्रॉलर्स को लेकर आते हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स को लेकर आते हैं और फिर उनकी संपदा को खत्म कर देते हैं। ये विजयन साहब ने कहा ये स्मॉल फिशिंग कम्युनिटीज आर बीइंग इंपैक्टेड बाय बिग ट्रॉलर्स। ये एक जो है इल्जाम एएफएफ एनएफएफ का भी और छोटे मछुआरों का भी लगातार लगता आ रहा है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जो 90% इंडिया का जो 4 मिलियन मरीन फिशर्स हैं, जो 10% भी टोटल मरीन कैच नहीं करते, 90% मरीन कैच आज भी बड़े ट्रॉलर्स करते हैं। 370,000 टन एनुअली का ये टारगेट है, जिसमें 10% छोटे मछुआरों के पास है, 90% बड़े उनके पास है। अच्छा, उनका ट्रेडिशनली लो टेक मेथड्स होते हैं, छोटे नेट्स होती हैं, कनॉइज होती हैं, नियर शोर वाटर्स में आगे जा नहीं सकते, 7-8 किलोमीटर तक ही अलाउड होता है। उनकी अर्निंग्स वेजेस 300 से 400 500, मतलब मनरेगा मजदूर से भी कम उनकी आय है अगर इस तरीके से देखा जाए। एक एवरेज मनरेगा मजदूर की 400 रुपए मेहनताना मिलता है, 150 दिन काम मिलता है उसको। मछुआरे को तो ये भी नहीं पता कि मुझे काम कितने दिन मिलेगा और कितने पैसे मिलेंगे। उस्मान गनी भाई, मैं आपसे जब तक रामकिशन जी जुड़ते हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये सब्सिडीज, जीपीएस, लार्ज नेट्स, ये इंक्रोचमेंट नहीं तो और क्या है? ये आपकी जीविका, जैसे जीविका दीदी इसको 10-10 हजार रुपए देके बिहार में खत्म कर दिया, आपको भी, आपकी भी जीविका खत्म करने पे उतारू है। इनके पीछे इसका राज क्या है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जी, एक तो आप बहुत क्लियर समझना चाहिए, क्योंकि अभी जो कर रहे हैं वो क्या है, ये बहुत जरूरी है। और वो जो अभी देश में हो रहा है वो गुजरात कोस्ट में पहले हुआ है, आप समझे।
जिस तरह से छोटे मछुआरों को वहीं से खदेड़ना, उसके बाद वहीं पे अदानी जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स लगाए, वो रिलायंस का लगा हो, एसआर का लगा हो, अदानी या बहुत सारे पोर्ट जो बड़े बड़े आए, वहीं पे सब जगह पे आप जाएंगे तो वहीं पे पहले छोटे मछुआरे थे। एक दूसरा है कि अभी उससे भी ज्यादा जो एंक्रोचमेंट हो रहा है गुजरात कोस्ट पे, वो है टूरिज्म के नाम पे। और अभी क्या है कि ये कॉरिडोर बनेगा, वो कॉरिडोर बनेगा, उसकी वजह से आप बेट द्वारका से लेके पूरा कांडला तक देखे तो वहीं पे, जब कांडला पोर्ट आया 1963 में, लेकिन मछुआरे रहते हैं, उसके पास प्रूफ है कि वो तो 52 से वहीं पे थे, लेकिन कांडला पोर्ट ने कहा कि ये जमीन हमारी है। अब ये बात हमें आप समझने की जरूरत है। जो पहले से है उनका लैंड राइट नहीं है, लेकिन जो बाद में कोई आता है कॉर्पोरेट सेक्टर वाले, वो कहते हैं कि ये जमीन हमारी हो गई। तो मछुआरे तो आप जब पैदा नहीं हुए थे उस टाइम से मछुआरे तो किनारे पे है, उसकी जमीन पे आप जब बाद में आते हो और कहते हो कि ये जमीन मेरी है, ये तो बात ऐसी हो गई कि मेरे फादर की जो जमीन है वो मैं अपने फादर को कहूँ कि ये जमीन मेरी है आपकी नहीं है, तो वो कैसे चलेगा। तो एक ये सोची समझी साजिश है कि जो छोटे मछुआरे हैं उनको खत्म करने की, उसमें वो टूरिज्म के नाम पे है या बड़ी बड़ी कंपनियां को सॉल्ट से लेके, अगर आप आरजीएन केमिकल से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां को आप सॉल्ट में देके तो 60,000 हेक्टेयर जमीन आप दे रहे हो। तो उस तरह से एक पूरा जिस तरह से एक सोची समझी साजिश है। वो 10,000 दे दे आपको या 2,000 दे दे किसानों को, तो आप चुप रहिए, बाकी हम किसान बनाएंगे बड़े लोगों को, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं उनको हम फार्मर बनाएंगे, लेकिन आप 2,000 लेके चुप रहिए और हमें जो करना है उसी कॉर्पोरेट वाली राजनीति या कॉर्पोरेट वाला डेवलपमेंट हमें करने दीजिए। तो ये पूरी सोच गुजरात से निकली है जो आज पूरे देश में चल रही है। जी, इसमें एक गुजरात की बात आपने की, मैं एक सवाल और है इसके साथ। कच्छ एरियाज़ में मैनग्रोव्स और कोरल्स जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हुए, कच्छ के एरिया में आपका बॉर्डर भी लगता है पाकिस्तान का, उस साइड के मैनग्रोव्स हैं, वो मान लीजिए अगर टाइम से उनका उनका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी होगी, वहाँ मैनग्रोव्स लगाने की पूरी पुरजोर कोशिश की उनकी सरकार ने। अच्छा खासा पैसा दिया उनको। हमारे यहाँ मैनग्रोव्स हैं, कोरल्स हैं, आपके टर्टल्स हैं। जब जब इनकी हंटिंग होती है, बॉटम ट्रॉलिंग होती है, तो उसमें ये सरकार ने उसको रोकने की या मैंग्रोव्स को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्टेड नहीं है? यहाँ पर क्या मंशा हो सकती है? पॉलिसी फेलियर या इग्नोरेंस? नहीं, ये तो क्लियरली इग्नोरेंस है। आपको मैं बताऊं कि जिस दिन 98 में आप देखे तो पूरा कंडला साफ हो गया था, यानी कि जब साइक्लोन आया तो पूरा कंडला साफ हो गया। कम से कम गवर्नमेंट के हिसाब से 35,000 के करीबन लोगों की डेथ हुई थी साइक्लोन की वजह से। लेकिन उसी टाइम पे कंडला से आगे है मुंद्रा, लेकिन मुंद्रा में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुंद्रा में 3,500 हेक्टेयर जमीन, 350 हेक्टेयर जमीन में मैंग्रोव था। अब मैंग्रोव ने पूरा जो दरिया का बहाव था, जो जोर से पानी आ रहा था सी की ओर, सी किनारे के लैंडवर्ड की साइड, उसको पूरा प्रोटेक्ट वॉल की तरह से पानी को रोक दिया, इसीलिए मुंद्रा सेफ रहा था। लेकिन आज की तारीख में वहीं से मैंग्रोव आपने उखाड़ दिए। वहीं से लेके आप पूरे कच्छ में जाइए, हर जगह पे अलग अलग इंडस्ट्रीज, पोर्ट्स और सॉल्ट वर्कर्स कंपनियां बड़ी बड़ी की वजह से आपने मैंग्रोव नष्ट कर दिए। ठीक, अब साइक्लोन आएगा तो मुंद्रा या दूसरे कच्छ को प्रोटेक्ट करने वाली प्रोटेक्शन वॉल जो थी मैंग्रोव की, वो नहीं है, तो बेझिझक उसको नुकसान होगा। अब जो रिहेबिलिटेशन के दूसरी जगह पे डालने की जो आप बात कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ से मैंग्रोव आप काट रहे हो, उसको आप मैंग्रोव कहाँ पे डालने की बात हो रही है, सर क्रीक और पोरी क्रीक के पास, जहाँ पे एक्चुअल में मैंग्रोव इतने हैं कि वहीं पे प्लांटेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो वहीं पे जाके आप मैंग्रोव डालेंगे जहाँ पे कुदरती इतने मैंग्रोव बने हुए हैं, तो ये क्या बात कर रहे हैं हम। जहाँ पे फॉरेस्ट है वहीं पे आप जाके एक पौधा लगा के ये कहोगे कि हम फॉरेस्ट बना रहे हैं।
जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तरीके से वो पॉलिसी के नाम पे इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है, पैसा अलॉट हो जाता है, पैसे की बंदरबांट हो जाती है, तो फिर वो मैनग्रोव्स लगे नहीं लगे किसने देखा। तो रामकिशन जी, मैं आपके पास आता हूँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल लेकर। बोलिए, ये कहा जाता है बोलिए, कि बोलिए हम सर। बहुत सारी सब्सिडी दे रहे हैं, 20,000 22,000 करोड़ की सब्सिडी मत्स्य योजना में, और कहा जाता है कि जैसे किसान, बड़े किसान जो हैं, वो सारा कॉम्पेंसेशन ले जाते हैं, वैसे ही सारी फ्यूल नहीं, क्लियर सब्सिडी आवाज़ क्लियर नहीं आ जी, रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा। आवाज़ क्लियर नहीं है मेरी। अभी आ रही हेलो, है आपको मेरी आवाज़? आवाज़ आ रही हेलो। है? आप रिजॉइन करिए, रामकिशन जी रिजॉइन करिए, दोबारा जॉइन करिए, आवाज़ आपको ठीक आ जाएगी। तो विजयन साहब, मैं यही सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि मैकेनाइज़ेशन की बात होती है कि 1,000 करोड़ रुपए वेसल अपग्रेड्स के लिए सरकार पैसा दे रही है। 90% फ्यूल सब्सिडी बड़ा ट्रॉलर खा जाता है। 80% बेनिफिट लार्ज ऑपरेटर को चला जाता है। डीप सी कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर 2025 नीति स्ट्रेटजी encourages मीडियम ट्रॉलर्स वेंचरिंग ऑफशोर सिंस 1999। तो स्मॉल फार्मर का तो सिर्फ नाम है, या स्मॉल मछुआरे का तो सिर्फ नाम मात्र है। कहते हैं ना, सब्सिडी देनी है तो दलित, एससी, एसटी समाज के लोगों का नाम लिख दो, जाएगी सब्सिडी अपर कास्ट को, जो आपने खुद ही बोल दिया कि जो क्रीमी लेयर है, वो हेजेमनी उन्हीं की है। वही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि कॉपरेटिव्स आर co-opted by elites. This allegation is being put on them that cooperatives are basically made to co-opt by elites with profits not reaching the grassroots fishers ever. कितना सच है ये? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी। इसमें दो चीजें, मेरा आवाज आ रहा है ना अब तक? जी। इसमें दो चीज कहना चाहूंगा। एक तो मैं उस्मान भाई का बात को भी जोड़ते हुए कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि जो गुजरात मॉडल, जिस गुजरात मॉडल का हम बात कर रहे हैं, जिस गुजरात मॉडल का चलते 1990 में मछुआरा लोगों ने, पोरबंदर, वेरावल और कच्छ के मछुआरा लोग मिलके उस समय का सरकार को, गुजरात का और भारत सरकार को लिखा था, ये खास करके बोलते हुए कि ये छोटा मछुआरी को और गुजरात का समुंदर को बहुत बड़ा खतरे में आप डालने वाले हैं। आप जिस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जिस तरह का औद्योगिकरण, जहाँ पे ऑफशोर या ऑनशोर फैसिलिटीज का जरूरत भी नहीं है, ऐसे इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ऐसे चीजों को आप, और थर्मल पावर प्लांट्स को आप दरिया किनारे लाके पानी का हालत खराब करके आप जो प्रदूषण बढ़ा रहा है, जो गुजरात मॉडल का मैं समझता हूँ कि एकदम एकदम रीढ़ का, मतलब एकदम वो कमर है, वो इट्स अ स्पाइन ऑफ द गुजरात मॉडल। तो उस मॉडल के चलते आप देखिएगा 2004-5 के बाद लगातार गुजरात में एक्चुअली हो क्या रहा है, आपका 40 नॉटिकल माइल तक आपका गुजरात का समुद्र के पानी में मच्छी नहीं है जिंदा आज की तारीख में। और गुजरात के मछुआरे, दीव के मछुआरे, महाराष्ट्र के मछुआरों को आज के तारीख में पाकिस्तान का वाटर बॉर्डर को क्रॉस करते हुए वो पूरा जिंदगी के ऊपर वो दाव पे लगाते हुए उनको वहां जाना पड़ रहा है मच्छी पकड़ने के लिए और अपना आजीविका कायम रखने के लिए। 2013 सितंबर में, मतलब 8 महीने पहले, प्रधानमंत्री बनने से 8 महीने पहले, प्रधानमंत्री, आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पालघर में, महाराष्ट्र में अपना भाषण में कहा था कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, भारत का मछुआरों का पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट होना बंद कर देंगे और वहां पे जितने हमारे मछुआरा भाई जेल में हैं उन सब का रिहा करेंगे। लेकिन आज की तारीख में आप देखिएगा, सैकड़ों मछुआरे आज भी पाकिस्तान के जेल में हैं। जो देश गर्व लेता है हमारा हर एक नागरिक के ऊपर, जैसे समझ बोलते हैं, ये आपको सीधा सीधा समझ में आएगा। इन सैकड़ों मछुआरों के लिए बात करने के लिए ना कोई सरकार है, ना उस राज्य का जो पहले मुख्यमंत्री रहा हुआ, जो आज के प्रधानमंत्री है, ना कोई है। तो ये जो कमिटमेंट है, नागरिक हमारे लिए एक जैसा अगर है, तो आपका पहलगाम में मारा हुआ 26 लोग, पाकिस्तान की जेल में रहने वाले सैकड़ों लोग, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नहीं, हमारा राष्ट्र प्रेम का पूरा जो नैरेटिव जो है वो कहीं ना कहीं मछुआरा, किसान, ये आदिवासी, ये सब उसमें नहीं है, मुसलमान नहीं है उसमें। उसमें बहुत सीधा सीधा ये है कि आप अगर एक श्रेणी के लोग नहीं हैं, आप अगर एक वर्ग के लोग नहीं हैं, आप एक किस्म का जात के लोग नहीं हैं, तो आपका जीवन के लिए, आपका जान के लिए यहाँ पे उस तरीके का भाव नहीं है। दूसरा मुद्दा जो आपने कहा है, खास करके गुजरात के कॉन्टेक्स्ट से हट के अगर आप देखेंगे, सब्सिडाइजेशन इन बिग फिशरीज, ये सबसे बड़ा फ्रॉड
फिशरीज के नाम पे चलाया जाता है। कंसेशन और सब्सिडीज फॉर फिशरीज जो बोलते हैं, आज की तारीख में आपका होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी खुद महाराष्ट्र में गए, अमित शाह जी के राज्य में, और वहां जाके उन्होंने 2 डीप सी फिशिंग वेसल्स कंट्रीब्यूट करके आ गए। सरकार की तरफ से देन है। डीप सी फिशिंग वेसल का क्या जरूरत है हमें? भारत का मछुआरी का 90% से ज्यादा मछली जब आपका पेलेजिक फिश से आता है, तो आप डीप सी फिशिंग को प्रमोट करने के लिए किसके लिए कोशिश कर रहा है? आपका डीप सी फिशिंग वेसल्स जाएंगे, आपका 40 नॉटिकल माइल के बाद जाके वो मच्छी पकड़ेंगे और वो मदरशिप को जाके वो मच्छी दे देंगे। 1992 में भारत के मछुआरों ने जो जॉइंट फिशिंग वेसल्स का जो पूरा प्रपोजल था, उसको हरा के भारत से भगाया था। 1992 में भारत के मछुआरों का नेशनल फिशरीज एक्शन काउंसिल अगेंस्ट जॉइंट वेंचर्स करके बहुत बड़ा एक लड़ाई इस देश में हुआ, जिसके चलते फॉरेन फिशिंग वेसल्स को भारत के पानी में घुसने के लिए भारत के मछुआरों ने परमिशन नहीं दिया था, जिसके चलते आज के तारीख में भी भारत का समुद्र में जो भी मच्छी बचा हुआ है वो मछुआरों की वजह से बचा हुआ है। सरकार का नीतियां अगर चलते, और इसमें कांग्रेस बीजेपी का भी बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने सबने जो कैपिटलिस्ट स्ट्रीम ऑफ जो पूंजीवादी ताकतों का मदद करते हुए, कंपनियों का मदद करते हुए जो कोशिश किया हुआ, आज की तारीख में बहुत ही ब्लाइंड तरीके से मोदी जी का सरकार, एनडीए का सरकार इसको बढ़ावा दे रहा है। तो वहां पे आज फिर कितने साल हो गया आप देख लीजिएगा, 33 साल के बाद जॉइंट वेंचर्स को फिशरीज में, फॉरेन फिशिंग वेसल्स को फिशरीज में लाने की बात कर रहा है आपका होम मिनिस्टर साहब। आपका डीप सी फिशिंग पॉलिसी का मूल रूप अगर देखेंगे, उसमें डीप सी माइनिंग का बात है, इसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात है। यहाँ मछुआरे की कोई बात नहीं हो रहा है, ना मछियारी की बात हो रहा है, ना मत्स्य संपद को बढ़ाने की सही पैमाने पे बात हो रहा है। आप देख लीजिएगा जो एनएफएफ, जिसका उस्मान गनी जी और रामकृष्ण भाई यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इस आंदोलन के चलते ही भारत में पहली बार ट्रॉल बैन, मानसून ट्रॉल बैन शुरू हुआ था। ऐसे वैसे सरकारों की नीतियों की वजह से नहीं शुरू हुआ था। मछुआरों ने आंदोलन किया था ये बोलते हुए कि आप ब्रीडिंग के समय में, मच्छी का पालन का जो करने वाला समय है ब्रीडिंग का, मानसून के समय में ट्रॉलिंग आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हम खुद अपने छोटे बोटों में हम मछुआरी करने के लिए नहीं जाते हैं। उस समय में आपका ये जो एक्सप्लॉइटेटिव ट्रॉलर्स जो है वो समुद्र में नहीं जा सकते। ये मछुआरों ने बोला था, उसके चलते मानसून ट्रॉल बैन भारत में शुरू हुआ था। आज की तारीख में उस मानसून ट्रॉल बैन को खा जाने की बात कर रहा है। डीप सी फिशिंग को जो प्रमोट करते हुए अमित शाह जी, अनजाने में हो या जानते हुए हो, जो भी कर रहे हो, आप भारत का समुद्र का सत्यानाश करने की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ ट्यूना फिशिंग में भारत को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। ट्यूना फिशिंग से भारत का मछुआरे जिंदा नहीं रह पाएंगे। ट्यूना फिशिंग कमर्शियल फिशिंग है, इंडस्ट्रियल फिशिंग है, वो पेलेजिक फिशिंग नहीं है। हम पेलेजिक फिशिंग में जिंदा कम्युनिटी है। धन्यवाद। बिल्कुल, कोऑपरेटिव्स का काम कोऑप्ट करना है और उसके बाद उसको प्राइवेट हाथों में दे देना है, क्योंकि जापान में आपको पता है कि इन बड़ी मछलियों का जो डीप सी फिशिंग है उसमें कितना पैसा मिलता है और सीधा-सीधा उनका वही टारगेट है। रामकृष्ण जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपसे सवाल ले लूं आखिरी। जी। नहीं, मैं वही बारे में बोलता कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, गवर्नमेंट ने जो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो फंड देना शुरू किया है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कन्वर्टेड इनटू एफएफपीओ, कंसेंट कोऑपरेटिव गिवन टू कंसेंट कन्वर्ट टू एफएफपीओ, फिश फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या मसला है हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट सोसाइटी को पैसा दे रही है, फंड दे रही है, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट नॉट रिफंडेबल। ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा ये फंड किसके सब दे रहे, कि फिर कन्वर्ट करके कोऑपरेटिव को निकाल देंगे, ऐसा हमको सब लग रहा है। जी, फिश फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं मैं। इंडस्ट्रियल फ्लीट जो है वो कंट्रोल करती है कोल्ड चेन्स को, ऑक्शंस, स्मॉल फिशरमैन, क्योंकि कोल्ड चेन उनके पास होगा। जैसे कि आपने हरियाणा पंजाब में देखा, किसानों का आंदोलन था कि अगर आपने एफसीआई के गोदाम अगर उनको दे दिए तो वो ताला लगा लेंगे अनाज पर और अपने हिसाब से महंगा सस्ता जो भी होगा वो अनाज बेचेंगे। तो यही
कोई स्ट्रैटेजी कोल्ड चेन जो बनाने की दी जा रही है, कंट्रोल अगर कोल्ड चेन पे होगा तो किसानों के पास ऑप्शन क्या बचेगा? जैसे कश्मीर का सेब 120 रुपए बेचना शुरू किया था, वो अब जाके 20 रुपए हो गया है। तो वैसे ही आपका जो कैच होगा उसका 50 से 70% तो वो उसको डाउनस्लाइड कर ही देंगे ना। जब डाउनस्लाइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली किसान छोटा मर जाएगा। तो रामकिशन जी, जो ये कोल्ड हाँ जी, चेन्स हाँ। हैं, जिनको बड़े कॉर्पोरेट्स को दिया जा रहा है, तो मार्केट का प्राइस तो वही लोग कंट्रोल करेंगे। अब हाई वैल्यू आइटम्स हैं, टूना है, श्रिम्प है, एडिबल फिश है, उसको फिश मील या एक्वाकल्चर के लिए भी इस्तेमाल करना का आजादी नहीं है। एक्वाकल्चर सारा बड़ी कंपनीज को दे दिया गया है, जैसे एग्रीकल्चर में मॉन्सेंटो के और बड़े बीज कंपनियां चलाती हैं, वो फिर उसके बाद बेयर को दे दिया, बेयर वालों ने आगे और कंपनीज को दे दिया। वैसे ही आपका एक्वाकल्चर पे भी तो सारा कॉर्पोरेट कंट्रोल है, फिश मील पे सारा उनका हाँ। कंट्रोल है, कोल्ड स्टोरेजेस पे उनका कंट्रोल है। तो अगर आप मछली पकड़ भी लेंगे तो आपको आपका मकबूल कीमत तो मिलना नहीं है, रुपए में 10 पैसे मिलना है, 15 पैसे मिलना है। तो सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी? सब छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। आवाज आ रही है आपको मेरी? उस्मान भाई, आप जवाब दे दीजिए, मुझे लगता है उनको आवाज नहीं आ रही है। जी, नहीं, मुझे तो आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आप बोल दीजिए। नहीं, वही आप जिस तरह से कह रहे हो कि जिस तरह से पूरा जो व्यापारिक सिस्टम जो है, जिस तरह से एग्रीकल्चर में हो रहा है कि सेब का आप देखे, एग्जांपल देके आपने बताया, सेम वही आप समझे। अभी तक जो कॉरपोरेट सेक्टर, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी थी, वो आज तक पूरा मार्केट पे है और वो तय करती है फीस का रेट से लेके सब कुछ। लेकिन अभी उनके पास से ये जो पूरा कन्वर्ट करने की एक जो कोशिश हो रही है, ये अलग तरह से होगी। और उसमें आप जिस तरह से आपने एग्जांपल दिया, वही सेम प्रोसेस पे जा रहे हैं। जी, रामकृष्ण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। चलिए, आज आवाज हमने नहीं आ रही काफी बराबर बात, आप। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है मुझे, वो बोलिए। कनेक्टिविटी इशू हो सकता है। हाँ, मैं ये बोलिए। कह रहा था कि हाँ, हाँ। 76,220 करोड़ रुपए वधावन पोर्ट पे खर्च किया। आप पालघर में रहते हैं। पालघर महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट पे 76,220 करोड़ रुपए खर्च करके जेएनपीटी अथॉरिटी और अदानी पोर्ट का अनुबंध कराया गया। 53,000 करोड़ का 1486 हेक्टेयर जमीन, यानी कि 72 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फिशिंग ग्राउंड इनएसेसिबल बना दिया गया। 20,809 फिशर्स, यानी कि 16 गांव, और उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया। और वहां जाके हमारे गृह मंत्री साहब वहां इनॉग्रेशन करके आए थे, अभी आपने देखा। और वहां पे बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस है, कैच का भी 30 से 50% लॉस है। और वन टाइम 6 लाख रुपए एक फैमिली आवाज को नहीं दे कुछ आ देना। रहा है। जी, 6 लाख रुपए एक फैमिली को दे देना, क्या उनके करियर, उनके बच्चों का रीबिल्डिंग हो जाएगा? उस्मान गनी भाई, आखिरी टिप्पणी। अनम्यूट कर नहीं लीजिए। नहीं, आप अगर मैं बात करूं, जिस तरह से आप कह रहे हो जेएनपीटी से लेके दूसरे जो कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में अगर पोर्ट पॉलिसी को भी हमें समझने की एक जरूरत है। क्योंकि आप देखें तो हर जगह पे पोर्ट बनाने से ये डेवलपमेंट मानते हैं, लेकिन आपका जो पोर्ट है उसको जो यूटिलाइज करना चाहिए वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। जो ट्रैफिक हैंडल एक पोर्ट कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी कंप्लीट नहीं है, तो दूसरा पोर्ट बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन अभी पूरे देश में पोर्ट बनाने की एक सोच कहाँ से आई है पता नहीं। उसके जरिए आप हर 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर में एक पोर्ट खड़ा करने की सोच रहे हैं। लेकिन उतना ट्रैफिक है ही नहीं, तो इतने पोर्ट बना के आप क्या करने वाले हो, एक क्लियरली। दूसरा कि आप किसी को एक मुआवजा दे देंगे तो उस मुआवजे से उसका लाइफ टाइम सर्वाइवल नहीं होगा, ये क्लियर है। वो वाधवान पोर्ट हो या कर्नाटक का कारवार पोर्ट हो या मुंद्रा का पोर्ट हो, जितने भी पोर्ट्स बने हैं, वो पारादीप पोर्ट हो या जो भी है पोर्ट्स, मिंजिंगम हो केरल का, तो ये सब जो पोर्ट बने हैं उस पोर्ट की वजह से जो नुकसान होने वाला है उसका 2% हिस्सा भी मछुआरे को दे रहे हैं, आप समझिए। 98% हिस्सा नहीं मिल रहा है।
और कोई भी एक रकम देने से उसको लाइफ टाइम मुआवजा नहीं होगा। जो मछुआरों को फीस कम हुई, इसीलिए जो विजय भाई बता रहे थे, तो आपको मैं बताऊं उससे भी इंटरेस्टिंग एक बात, कि पाकिस्तान से नजदीक अगर गुजरात में कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो कच्छ है। लेकिन 1990 से लेके आज तक कच्छ की एक भी बोट पाकिस्तान में नहीं पकड़ी गई, या ना एक भी कच्छ का मछुआरा पाकिस्तान में नहीं पकड़ा गया, क्योंकि आज तक कच्छ में इकोलॉजी बहुत अच्छी थी, फिश केस बहुत अच्छा मिलता था, तो आज तक नहीं गए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर इस तरह से ही पूरा डेवलपमेंट होगा, अलग अलग पोर्ट लगाएंगे, केमिकल्स कंपनियां, सीमेंट कंपनियां, आर्चियन केमिकल्स जितने सॉल्ट वाले लगा देंगे, तो 2 साल के बाद मैं कच्छ के मछुआरों को भी पाकिस्तान जेल में देखूंगा। ये तय है। आप समझे, नजदीक होने की वजह से सबसे पहले तो अगर पकड़ा जाने वाला कच्छ का मछुआरा होना चाहिए, लेकिन आज तक वो नहीं था। लेकिन अभी जिस तरह से ब्लू इकोनॉमी के नाम पे हो, या अलग अलग जिस तरह से नए पैजामा पहना के नए योजना लाने की जो बात है, उससे ये होगा कि कच्छ का मछुआरा मजबूरन अपनी पेट के लिए वो जाएगा, और वो पाकिस्तान जेल में होगा। तो ये बातें ऐसी है कि आप पोर्ट डेवलप कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान है। आपके पास पंचवर्षीय योजना रहती है, उस तरह से आपके पास क्या प्लान है कि क्या कितने पोर्ट्स बनाने हैं, कितना ट्रैफिक हैंडल होने वाला है, कितना ट्रैफिक हमें आने वाला है। उसी हिसाब से कुछ भी देखे बिना डायरेक्टली हमें बस यही चाहिए कि हमें डेवलपमेंट के नाम पे पोर्ट बनाना है, और ये विजयन भाई ने पोर्ट बनाया तो उस्मान भाई भी पोर्ट ही बनाएंगे, और उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन ट्रैफिक हैंडल कैसे होगी, कितने ट्रैफिक, ये कुछ देखे बिना, और ना एनवायरमेंट वाला, आप एनवायरमेंट भी एंगल नहीं देखा कि कहाँ पे एनवायरमेंट बहुत अच्छा है तो वहीं पे हम पोर्ट नहीं बना सकते, ये भी नहीं देखा गया। जहाँ पे आपको है इकोलॉजी बहुत अच्छी है तो वहीं पे पोर्ट नहीं लगा सकते, वहीं पे भी लगा दिया एनवायरमेंट की धज्जियां उड़ाने के लिए। ये सब जो किया है उसकी भरपाई कैसे भी नहीं होगी, ये क्लियर है। जी, इसमें 2 पॉइंट महत्वपूर्ण आपने रेज़ किए। सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंटल क्लीयरेंस लिए बगैर किसी भी प्रोजेक्ट को कमीशन करने की मनाही की थी। वो भी अब जो है बी आर गवई सीजेआई के जाते-जाते वो भी हट गया है। अब तो आप प्रोजेक्ट लगाइए, एनवायरमेंटल क्लीयरेंस आती रहेगी, नहीं भी आएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पीएमओ में एनवायरमेंट का सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैठा ही है। दूसरी बात जो आपने उठाई, केरला कोऑपरेटिव से हम ट्रू इंक्लूजन का स्केल सीख सकते थे। सक्सेसफुल मॉडल है केरला फिशरी का। हमने वो मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट किया? हम एक कोऑपरेटिव मूवमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन किसके पास है? अमित शाह साहब के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके जी पास है? अमित शाह के पास है। 250 पोर्ट में सीआईएसएफ को एक ही ऑर्डर में दे दिया कि 250 के 250 पोर्ट जो हैं वो सीआईएसएफ मैनेज करेगी। सिक्योरिटी पहले भी मैनेज करते थे और बाकी काम जो है कस्टम्स वगैरह के, क्लीयरेंस वगैरह के, ग्रीन चैनल के चला करते थे। अब सडनली एक ऑर्डर आता है, सीआईएसएफ कंट्रोल करेगी 250 सी पोर्ट्स। इसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। गृह मंत्रालय भी आपका, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी आपकी, कोऑपरेशन किसके लिए कोऑप्ट कर रहे हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इंडिया की ब्लू इकोनॉमी कुड हैव बीन ट्रांसफॉर्मेटिव, बट उसकी इनइक्विटीज इतनी है, रीजनल इम्बैलेंसेस इतने हैं, सेंटर की जो पॉलिसी पैरालिसिस है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। अगर सेंटर पॉलिसी क्लियर कर देगी, पैसे का अनुदान स्टेट्स के थ्रू देगी, तो कोई गलती नहीं होगी। पर सेंटर कहेगी डबल इंजन की सरकार नहीं है केरल तमिलनाडु में, हम खुद ही अपने आदमियों को लगा के वहां पे करेंगे, ठेकेदारी प्रथा करेंगे, सागरमाला करेंगे, भारतमाला करेंगे, तो यही सब तमाशा देखने को मिलेगा। सागरमाला में किसका भला हुआ, ये आप लोग भी जानते हैं। भारतमाला में किसका भला हुआ, किस किसान का भला हुआ, वो हम भी जानते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो जग जाहिर हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो। अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए एक मत का अधिकार था, वो भी आपसे छीन लिया गया। एसआईआर के तहत वही डिसाइड करेंगे हमें मत कौन देगा। इससे बढ़िया दुविधा इस डेमोक्रेसी की क्या हो सकती है। उस्मान गनी भाई, एमजे विजयन जी और रामकृष्ण जी, आज की चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आदाब, शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आदमी जी।